वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर मुख्य रूप से किस बारे में है। देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी EFB के अनुसार जब हम प्राकृतिक विज्ञान को जीवों, कोशिकाओं या उनके आणविक स्तर के साथ मिलाते हैं ताकि इंसानों के लिए नए और उपयोगी उत्पाद बना सकें, तो उसे ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो इंसानी ज़रूरतों के लिए प्रकृति या सूक्ष्म जीवों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। अब आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का सबसे बड़ा रोल है। पहली है आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम सीधा आनुवंशिक पदार्थों यानी DNA या RNA के रसायन में बदलाव कर देते हैं और फिर उन्हें परपोषी जीवों में डालकर उनके बाहरी लक्षणों को ही बदल देते हैं। और दूसरी तकनीक है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। इसमें हम एक पूरी तरह से रोगाणु रहित यानी स्टेराइल वातावरण बनाते हैं ताकि सिर्फ हमारी जरूरत के सूक्ष्म जीव ही वृद्धि कर सकें। इसी की मदद से तो हम बड़े पैमाने पर वैक्सीन, एंजाइम या एंटीबायोटिक्स बना पाते हैं। चलिए अब इसके सबसे महत्वपूर्ण टूल्स देख लेते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए हमें कुछ खास एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिन्हें हम आणविक कैंचियां या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एंजाइम असल में बैक्टीरिया का प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैं जो उन्हें वायरस से बचाते हैं। ये प्रतिबंधन एंजाइम मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम है DNA के बिल्कुल सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाना, जबकि एंडोन्यूक्लियस DNA को उसके अंदर कुछ विशिष्ट जगहों पर काटते हैं। एग्जाम के लिए इन दोनों का ये सीधा अंतर आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एंडोन्यूक्लियस DNA को ऐसे ही कहीं से भी नहीं काट देता। ये एक बहुत ही विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। उदाहरण के लिए GAATTC वाले अनुक्रम को ध्यान में रखिए। पैलिंड्रोम असल में वो अनुक्रम है जिसे अगर आप 5' से 3' की दिशा में पढ़ें तो दोनों लड़ियों में ये बिल्कुल एक जैसा पढ़ा जाता है। जैसे ECO1 यानी EcoRE नाम का प्रतिबंधन एंजाइम हमेशा G और A के बीच में ही काटता है, जिससे DNA के दोनों सिरों पर चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। तो पुनर्योगज DNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA बनता कैसे है? ये प्रक्रिया समझना बेहद आसान है। हम संवाहक DNA और बाहरी DNA दोनों को बिल्कुल एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं ताकि दोनों में एक जैसे चिपचिपे सिरे बने। इसके बाद DNA लाइगेज नाम के एंजाइम का उपयोग करके इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। बस बन गया हमारा पुनर्योगज DNA। और अंतिम चरण में हम इसे एक परपोषी कोशिका यानी होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं ताकि ये वहां जाकर अपनी कॉपीज बना सके। इस पूरी प्रक्रिया में बाहरी DNA को कोशिका के अंदर तक ले जाने के लिए हमें एक संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब एक अच्छे संवाहक में दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए। पहली है ओरी या ऑरी, जिसका मतलब है प्रतिकृति का मूल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो विशिष्ट जगह है जहां से DNA अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। इसके बिना गुणन हो ही नहीं सकता। और दूसरी जरूरी चीज है वर्ण योग्य चिन्ह, जैसे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधक जीन। ये चिन्ह हमें ये पहचानने में मदद करता है कि किन कोशिकाओं ने बाहरी DNA को सफलतापूर्वक अपना लिया है और किन से नहीं। बोर्ड परीक्षा के नजरिए से देखें तो PBR 322 संवाहक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ओरी स्थल होता है जो प्रतिकृति शुरू करता है, एक रोप नाम का भाग होता है जो प्रतिकृति के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है, और सबसे खास बात इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन मौजूद होते हैं। यही वो जीन है जो वर्ण योग्य चिन्ह का काम करते हैं ताकि हम रूपांतरित और अरूपांतरित कोशिकाओं के बीच आसानी से पहचान कर सकें। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने बीमारियों को फैलाने वाले रोगजनकों को भी हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है? जी हाँ, पौधों में जीन डालने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे तो पौधों में बीमारी फैलाता है, लेकिन हम चालाकी से इसके tDNA को हटाकर अपना उपयोगी जीन इसमें जोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जंतु कोशिकाओं के लिए हम पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पहले हानि रहित बनाया जाता है और फिर ये हमारे मनचाहे जीन को सीधा जंतु कोशिका के अंदर पहुंचा देते हैं।
लेकिन कई बार हमें संवाहक की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधे भी जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। जंतु कोशिकाओं के लिए हम सूक्ष्म अंतःक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें पुनर्योगज डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं पौधों के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक्स विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें हम डीएनए को सोने या टंगस्टन के बहुत ही सूक्ष्म कणों पर लपेट देते हैं और फिर बहुत तेज गति से पादप कोशिका पर इनकी बमबारी करते हैं। अब जब हमारी कोशिकाएं प्रयोगशाला में मनचाहा प्रोटीन बनाने लगती हैं, तो हमें उसे बड़े पैमाने पर उत्पादित करना होता है। इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोरिएक्टर। इनमें विलोडित हॉज रिएक्टर, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर सबसे आम प्रकार है। ये बेलनाकार होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन को अच्छे से मिलाने के लिए एक प्रक्षोभक तंत्र लगा होता है। साथ ही सूक्ष्म जीवों की अधिकतम वृद्धि के लिए इसमें तापमान, पीएच और झाग को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था होती है। चलिए अब जरा PYQ पैटर्न पर नजर डालते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आते कैसे हैं। इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में सीधे थियोरी क्वेश्चंस आते हैं। ECOR1 एंजाइम का कार्य क्या है, पैलिंड्रोम अनुक्रम की परिभाषा और जीन गन विधि कैसे काम करती है, ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अतिरिक्त PBr322 प्लाज्मिड का नामांकित चित्र बनाने के लिए कई बार पूछा जा चुका है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको पक्के से करनी है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लगातार लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम की भूमिका, संवाहक और PBr322 की संरचना, जंतुओं और पौधों में जीन ट्रांसफर की विभिन्न तरीके और अंत में बायोरिएक्टर के उपयोग को हमने अच्छी तरह समझ लिया है। तो आज हमने जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम का पूरा रिवीजन कर लिया है। मेरा एक लास्ट मिनट टिप हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले पुनर्योगज डीएनए निर्माण की प्रक्रिया और संवाहक के चित्र को स्वयं बनाकर एक बार जरूर देख लें। इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और अच्छे अंक सुनिश्चित होंगे। जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, अगर भविष्य में इन तकनीकों की मदद से हम हर गंभीर आनुवंशिक बीमारी को जड़ से मिटा सकें, तो मानव जीवन का भविष्य कैसा होगा। मन लगाकर पढ़ें और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।